Welcome dear viewers to the third episode, Civilizational Response to the Crisis, in our series of interaction on topic Afghanistan crisis, impressions and implications for India. As we begin this episode and reveal the name of learned personality, the couplet of Iqbal resonates in my mind. उन्नाव मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है नाम बाकी नामो निशान हमारा. The couplet from the famous and widely recited poem of Sare Jahan Se Acha holds more relevance today than ever before. India as a nation, we all know, has survived a catastrophic, barbaric invasion for last 1,000 years. Yet we continue to survive, thrive, and progress in spite of all impediments and tumultuous times. The mighty and grounded civilizational anchors has glued the nation together and held it firmly to the core. In this series today, we have a learned personality, Mr. Sanjay Dikshit, with us to discuss the civilizational power of Sanatan civilization and the response it has offered historically to the aggression from the fascist and fanatic forces. Sanjay Dikshit ji, welcome to the episode Civilizational Response to the Crisis in the series of interaction. Though Mr. Dikshit is not indebted to any introduction, but for the knowledge of our viewers, Mr. Dikshit is a reputed and widely acclaimed author and a broadcaster. He was the Additional Chief Secretary to the Government of Rajasthan, author, Krishna Trilogy, and Unbreaking India. Unbreaking India is a book which we believe should be read and understood by every Indian. He was ex-president and secretary Rajasthan Cricket Association. As a broadcaster, his shows under Jaipur Dialogues is acting as a platform to strengthen our ties with our civilization. We are pleased to have you, sir, with us. Welcome, sir. Thank you, and namaste to all the viewers. So my first question, मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूं. जब हम बात करते हैं सनातन सभ्यता की, तो वास्तव में हम किस चीज की बात करते हैं? सरल शब्दों में कहे तो आपके अनुसार सनातन सभ्यता क्या है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो सनातन सभ्यता, और उसको जब हम जक्सटपोज करें या उसको तुलना करें दूसरी विशेषतर से जो हमारी मसीही सभ्यताएं हैं उनसे जब हम तुलना करें तो ये एक अलग फ्रेमवर्क है. इसको आप एक फ्रेमवर्क की तरफ सोचिए. ये एक अलग फ्रेमवर्क है जो एक, हम इसको कहते हैं कि ये एक एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है, और दूसरा जो है वो एक डॉगमेटिक यानी कि एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है. इन दो फ्रेमवर्क्स में इनको देखिए पहले. और जब आप इनको फ्रेमवर्क्स पे देखते हैं तो इसलिए है जब आप एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेचुरली इंक्लूसिव हो जाती हैं, क्योंकि उसका जो टाइम कॉन्सेप्ट है वो अलग है, उसका जो लॉजिक कॉन्सेप्ट है वो मल्टी वैल्यूड है, उसका जो आपका प्रमाण शास्त्र या जिसका जो एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं वो इंक्लूसिव इसलिए है क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वोच्च मानती है. तो इसके कारण ही जब आप देखते हैं, क्योंकि फिर क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को देखती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण ही जो उसकी कॉस्मोलॉजी बनती है, वो कॉस्मोलॉजी जो आज की जो साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी के बहुत निकट है, उसका कारण यही है क्योंकि उसके एपिस्टेमोलॉजी, उसके टाइम कॉन्सेप्ट, उसके लॉजिक कॉन्सेप्ट, उससे वो डिराइव होती है. तो ये एक प्रकार से जो साइंटिफिक मेथड है उसके भी निकटतम है. तो साइंटिफिक मेथड्स क्या है, लोग, मैं कई बार पूछता हूँ, लोग बता नहीं पाते हैं कि भाई व्हाट इज साइंटिफिक मेथड. तो मैं एक बार पुनः यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि साइंटिफिक मेथड जो है अब यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है, वो दैट इज कि साइंटिफिक मेथड मीन्स यूनिवर्सैलिटी, आपके वेरीफाइबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड फॉल्सिफाइबिलिटी. फॉल्सिफाइबिलिटी इसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं कर सकते तो फिर वो साइंस नहीं है, फिर वो डॉगमा है. जिस कॉन्सेप्ट को आप चैलेंज कर सकते हैं, जैसे सनातन धर्म में कोई भी आपकी अवधारणा है, कोई भी आपका विचार है, उसको चुनौती देने का आपको अधिकार है. इसलिए ये विज्ञान के निकटतम माना जा सकता है. ये अधिकार दूसरी सभ्यताओं में, दूसरे विशेषकर जो
नॉन पेगन सभ्यताएं जिनको हम बोलते हैं, या जो मसीही सभ्यताएं हैं, वो पूरी तरह से उनका प्रमाण जो है वो जो किताब है वही उनका प्रमाण है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। किताब से बाहर यदि आप कोई भी बात करेंगे तो फिर यू आर लायबल टू बी परसिक्यूटेड, लायबल टू बी इवन किल्ड। फिर आपको हेदन कहा जाएगा, आपको मुर्तद कहा जाएगा, आपको मुलहिद कहा जाएगा, आपको अपोस्टेट कहा जाएगा, और उसको कह के और उसमें फिर किताब के मुताबिक आपकी डेथ पेनल्टी मुकर्रर कर दी जाएगी। तो ये जो एक बेसिक कैरेक्टर है दोनों सभ्यताओं का, जो दो प्रमुख सभ्यता, मैं कहूँगा कि जो सभ्यता स्रोत हैं या जो आपके सभ्यता सरिताएं हैं, वो दो इस प्रकार से हैं। और जब मैं भारतीय सभ्यता की बात करता हूँ तो जो भारत से उत्पन्न हुए जो सभी धर्म हैं, मैं उनको उसमें सम्मिलित कर लेता हूँ। उसमें बौद्ध भी सम्मिलित हैं, उसमें आपके जो बहुत सारे आपके जो चाइनीज़ वर्शंस और जापानीज़ वर्शंस भी उसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि वे भी उसी स्रोत से ही निकलते हैं। और जैसा मैंने स्पष्ट किया कि तुलना करेंगे आप तो आप पाएंगे कि मसीही धर्मों में आपके पास, यदि आप जैसे एग्जाम्पल ले लें, इस्लाम की बात कर लें, तो यदि आप ट्रू बिलीवर हैं तो फिर आपके पास कोई भी स्कोप नहीं है किताब से तनिक भी बाहर जाने का। और फिर आपको वही जो एक लीनियर टाइम स्केल है जिसमें एक बिगिनिंग है और एक डेफिनेट एंड है, फाइनाइट टाइम है, और आपके पास एक ही जन्म है, और एक जन्म होने के कारण आपको एक जन्म के लिए आपको जो भी बताया जाता है तो आपको बहुत डरना पड़ता है। आपको जो स्पष्टतः जो 3 चीज़ें बता दी गई हैं कि भाई कि आपको डरना है, आपको गुलामी करनी है, और आपको जो भी आपसे अधिकार मांगे गए हैं उस डेटी द्वारा, उस एक्सक्लूसिव जो डेटी है उसके द्वारा वो अपने अधिकार से मांगती है, उस अधिकार को आपको देना है। आपका अधिकार सिर्फ इतना ही है कि उसके अधिकारों की पालना करें। तो ये बिल्कुल एक वर्ल्ड व्यू जो है वो ही डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि सनातन जो है वो अलग प्लेन पर ऑपरेट करता है। यदि आप भारतीय वाक का उदाहरण लें तो भारतीय वाक में हमारे पास चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं। इसको कहते हैं वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो जो मसीही धर्म है उसमें परा का स्थान नहीं है। उसमें जो भी उसमें न तो परा का स्थान है और न उसमें ये संभावना है कि व्यक्ति अपने आराध्य से एकालीन हो सकता है, वो संभावना भी नहीं। वो बिल्कुल सेपरेशन बिल्कुल क्लियर है वहाँ पर। तो आप उसको यदि साइकोलॉजिकली टेस्ट करें तो आप ये पाएंगे कि ये 2 अलग अलग फ्रेमवर्क्स में जब आप लोगों को रखेंगे तो उनका जो साइकोलॉजिकल रिस्पांस होगा वो भी बड़े अलग तरह का होगा। आप अपने आप को ये सोचें कि साहब आपको बताया गया कि आपके पास सिर्फ एक जन्म है, और एक जन्म में आपको उसके बाद फिर जन्म आपका पूरा होगा, उसके बाद फिर आपको हमेशा के लिए या तो जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है, और उसके लिए आपको पैरामीटर्स बताए गए। अब आपके पास एक जन्म है तो आप वाकई डर के रहेंगे। आप सोचेंगे साहब कि मेरा कदम इधर से उधर चला गया, कि मैं बैतुल खला में दाहिने पैर की जगह बाएं पैर से दाखिल हो गया या बाएं की जगह दाहिने से निकल गया, इस तरह से बात। इन चीज़ों से भी आप डरेंगे। आपको कह दिया अगर मौलाना ने कि आप अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो आप दोज़ख जाएंगे, तो आप अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप हर चीज़ के लिए मुफ्ती से फतवा मांगेंगे। ये जो फतवे की किताबें इतनी बढ़ती जा रही चारों तरफ, वो इसीलिए है क्योंकि अक्ल का इस्तेमाल करने से आदमी डरता है कि अक्ल का इस्तेमाल करने से खुदा नाराज़ हो जाएगा।
तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो इससे लिए जब आप कहते हैं ना कि एक इंक्लूसिव है दूसरी एक्सक्लूसिव है, तो ये जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है, मैं इनको सिम्टम्स मानता हूँ, इनको मैं डेरिवेटिव्स मानता हूँ। ये इसकी जो है फाउंडिंग एट्रीब्यूट नहीं है। फाउंडिंग एट्रीब्यूट वो है जो मैंने आपको फ्रेमवर्क्स बताए हैं, वो है फाउंडिंग एट्रीब्यूट्स। वो फ्रेमवर्क और वो प्रॉपर्टीज, दे आर दी फाउंडिंग एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है वो उसका एक नेचुरल आउटकम है। मेरे विचार से दैट इज इनफ फॉर एन ओपनिंग स्टेटमेंट। यस सर, आज के युग में आपको क्या लगता है सनातन सभ्यता के सामने क्या क्या चुनौतियां क्या है? सनातन सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आज की नहीं है, ये 1000 वर्ष पुरानी वर्ष है। पुरानी। वो 1000 वर्ष पुरानी चुनौती ये है कि सनातन सभ्यता ने जो उनके सामने चुनौतियां थी उसका सम्यक अध्ययन नहीं किया। इसके लिए हमने जो है वो आध्यात्मिक और जिसको कहते हैं आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक क्षेत्रों में से आध्यात्मिक और अधिदैविक क्षेत्रों में तो बहुत उन्नति की, लेकिन जो अधिभौतिक क्षेत्र में जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही थी, एक बर्बर सभ्यता हमारे सामने खड़ी हुई थी, तो उस बर्बर सभ्यता का एक विश्लेषण किया जाना चाहिए था। वो हमसे किस प्रकार से अलग है, उसके क्या फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, उसका हमारे प्रति क्या उसका नज़रिया है, हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है। इन सबका एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा जो फ्रेमवर्क है उसमें हम, मुझे लगता है कि हम चेतना के जो सबसे उच्चतम स्तर पर ही ज़्यादा केंद्रित रह गए, और जो एक इंटेलेक्चुअल स्तर पर जो हमारे सामने एक भौतिक चुनौती उत्पन्न हो रही थी उसका अध्ययन न करने के कारण आप ये देखेंगे कि वीरता में हमारी कहीं कमी नहीं रही, लेकिन हम छल छद्म से हराए गए। क्यों? क्योंकि हमने यह उनके जो वॉर सिस्टम था या उनका बैटल सिस्टम था उसका यह अध्ययन करके ये नहीं पता किया कि ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं और ये राक्षसों की तरह माया युद्ध करेंगी। तो उस माया युद्ध का हमें किस प्रकार प्रतिकार करना है। यदि हमने भगवान कृष्ण की जो युक्तियां थी उनका ही अध्ययन कर लिया होता तो हम ये समझ जाते कि भाई अगर ये गायें सामने ले आए तो हमें उसको जो है वो कृष्ण की नीति से उसका सो करना है। ये नहीं कि साहब की यदि गाय को लग गया और गाय मर गई तो हमें पाप लगेगा। पातक नहीं लगता है, क्योंकि यदि उन्होंने ध्यान दिया होता है इन युक्तियों के प्रति और उनका प्रतिकार किया होता तो बहुत सारे मुल्तान का जो हमें मूल स्थान जिसको पहले कहते थे उसका पतन कैसे हुआ सबको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने सूर्य मंदिर जो वहाँ था उसको जब निशाना बनाया तो उनके एक वाक्य पर या किसी प्रकार की उन्होंने संधि कर ली, उनको एंट्री दे दी और बाद में वही हुआ जो तब होता है यदि उसको वो लड़के और प्रतिकार करते। मंदिर फिर भी ध्वस्त हुआ, हालांकि उसको बार बार बना के और उसको सनातनियों से बचाने के लिए उसका वो एक प्रकार का रूप वो बना के रखते थे, बार बार उसको सामने कर देते थे। तो ये जो अध्ययन एक पूर्व पक्ष जो जिसका ह्रास हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि इस्लाम का जब उदय हुआ उसी के साथ साथ ये इसके पूर्व पक्ष की जो एक विधा हमारे यहाँ थी उसका जो ह्रास हुआ उसका परिणाम हमारे सामने है। हमने इनका ठीक से अध्ययन करके और इनके जो सामरिक जो इनके तौर तरीके थे, जो इनकी युक्तियां थी, जो इनकी रणनीतियां थी, उनका अध्ययन करके और उनका प्रतिकार करने का एक, मैं कहूँ कि एक सभ्यता मूलक एक दृष्टिकोण नहीं बनाया और वही गलतियां बार बार करते रहे। विजयनगर आप उदाहरण ले लीजिए, तालीकोट का युद्ध हुआ था, वो तालीकोट के युद्ध में जीत रही थी सेना, बिल्कुल जीत गई थी और उसी समय जो है वो एक दो टुकड़ियां थी घुड़सवारों की, उनके सेनानायक जो थे वो तुर्क थे
गीलानी ब्रदर्स, गीलानी बंधु। और वो गीलानी बंधु एक जीतती हुई सेना को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए अपने धर्म के प्रतिपादन के लिए, और सेना हार गई। अब राम राय जी जो थे उस समय वो इतने अधिक सेक्युलर थे कि अपने दरबार में अपने सिंहासन के साथ में एक दूसरा सिंहासन बना के और उस पर कुरान को रखते थे। लेकिन अगर उन्होंने उस कुरान को वहाँ रखने के बजाय उसका अध्ययन कर लिया होता तो ये समस्या नहीं होती। तो ये बार बार देखने का था, और आज भी हो रहा है वो, आज भी वो हो रहा है। यद्यपि जो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं वो चारों तरफ से निखर रही हैं, ये तो है, इंटरनेट के कारण है। लेकिन जो हमारे जो सत्ताधारी हैं वे अभी भी उसी प्रकार से एक मैं कहूँगा कि चकाचौंध में या छल छद्म से, और या फिर अपने एक जिसको हम कह सकते हैं कि अज्ञानवश, वही वो पूर्व पक्ष की जो एक कमी है उसको देखते हुए वही गलतियां बार बार दोहराते हुए दिखते हैं, न केवल भारत में बल्कि आप यूरोप में भी देख सकते हैं। और अभी अभी जो अमेरिका ने किया उसके ऊपर मैंने कई सारे डायलॉग्स किए हैं, और विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका की जो अफगानिस्तान में जो आप पराजय देख रहे हैं वो कोई उनकी सामरिक या उनकी रणनीतिक हार नहीं है, ये उनके विमर्श की हार है। 9/11 के बाद जो विमर्श होना चाहिए था उसको उन्होंने बिल्कुल उल्टा करके रखा, और 9/11 के बाद में यदि आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ है, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ है, इस्लाम की शिक्षाओं के कारण वो हमला हुआ है, और उसके तुरंत बाद आपके राष्ट्रपति जो है वो एक मस्जिद में जाके ये कहते हैं कि टेरर हैज़ नो रिलीजन, तो इसका मतलब आप लड़ाई वहीं हार गए। विमर्श जो है वो जब तक दिशा नहीं देगा आपकी क्रिया को, आपके कर्म को, तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्जुन विजय तभी प्राप्त करेगा जब कृष्ण उसको मार्गदर्शन दे रहे हों। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप लोग पूरी गीता पढ़ने के बजाय गीता का अंतिम श्लोक पढ़ लें, वो उसका सार है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ यही है कि बुद्धि, या आप उसको कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शक, मार्गदर्शन बुद्धि द्वारा ही किया जाएगा। तो आप कृष्ण का जो यहाँ स्वरूप है वो एक मार्गदर्शक, एक विमर्शकर्ता के रूप में है, और अर्जुन का जो रूप यहाँ पर है इस श्लोक में वो एक कार्यकर्ता के रूप में है। आप यहाँ ये कह सकते हैं कि नैरेटिव प्लस एक्शन दोनों जब साथ साथ चलेंगे तब आप निश्चित रूप से उसको कहते हैं कि तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, सब कुछ आपको तब प्राप्त होगा। श्री भी प्राप्त होगी, विजय भी प्राप्त होगी, आपको भूतियाँ भी प्राप्त होंगी, आपको नीतियाँ भी प्राप्त होंगी, तभी हो पाएगा। तो ये इस संदर्भ में देखने वाली बात है। और आपने जैसा आपका जो टॉपिक है आज का अफगानिस्तान वाला, वो भी इसी संदर्भ में देखा जाएगा। मैं आपको हमारे एक जो मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए अफगानिस्तान पर, लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो मैंने डॉक्टर राजीव मिश्रा के साथ किया, और उसका जो उन्मान था, यानी उसका जो विषय था वो ये था कि क्या यह
अमेरिकन लेफ्ट की विजय है। विजय। लोग इसको तरह तरह से देख रहे हैं, लोग इसको तालिबान की विजय देख रहे हैं, लोग इसको अमेरिका के मिलिट्री फेलियर देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्ष से किस प्रकार से ग्लोबल लेफ्ट ने अमेरिका के ऊपर कब्जा जमाया है और किस तरह से उनकी एकेडमिया पर, किस तरह से उनके पॉलिटिकल सिस्टम पर, किस तरह से उनकी पॉलिसी मेकिंग पर ऐसा एक शिकंजा कसा है कि जिससे वो उसके बाहर निकल ही नहीं सकते। प्रेसिडेंट चाहे ट्रंप बन जाए, प्रेसिडेंट चाहे बाइडेन बन जाए। तो यह जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी तरह का एक रिस्पांस हम बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए नैरेटिव्स में सामने वाले का नैरेटिव क्या है, हमारा नैरेटिव क्या है, क्या हमारा नैरेटिव उसके नैरेटिव को डिफीट कर सकता है। यदि आपका नैरेटिव उसके नैरेटिव को डिफीट नहीं कर सकता तो आप अमेरिका की तरह एक 20 साल के बाद आपकी पराजय निश्चित है। आप जीते ही थे, आपने तो अफगानिस्तान से उनको हटा दिया था, लेकिन 20 साल बाद आपको एक पराजित योद्धा की तरह एक बिल्कुल नीचा देखते हुए और जिसको ये कह सकते हैं अपमानजनक तरीके से आपको वापस जाना पड़ रहा है। तो कारण यही है कि आपने उनके विमर्श को पराजित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि यह जो आपके ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड व्यू आ रहा है ये क्यों गलत है। आप पॉलिटिकली करेक्ट रहे, आपने ये कहा कि वी आर आफ्टर टेररिस्ट्स। You might be after terrorists, but then you should have been after terrorism. तो आप आतंकवादी को टारगेट करेंगे लेकिन आतंक के स्रोत को टारगेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको हारना पड़ेगा। तो यही मैं बार बार इसको मैं एम्फेसाइज करता हूँ, इसके ऊपर जोर देता हूँ। जैसे आपने कहा कि सनातन ने कभी अध्ययन नहीं किया, क्या आपको नहीं, ये लग रहा कभी की बात नहीं करूँ मैं, कहा कि पिछले 1000 वर्ष में आप ये देखिए कि कुरान की जो पहली टीका है वो 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद के रूप में आती है। उसके पहले आप बताइए कि कब किस प्रकार से अध्ययन किया, कब देखा कि भाई इनकी क्या वर्ल्ड व्यू है, कि ये एक नाहिलिस्टिक है या एक किस प्रकार से एक है, इज इट सीकिंग डेथ फॉर एवरीवन। हम तो सबके लिए लिबरेशन ढूंढते हैं। इफ दे आर सीकिंग डेथ फॉर एवरीवन देन इट हैज टू बी टैकल्ड डिफरेंटली। आपके आपस में जो राजा लड़ाई लड़ रहे हैं या आप किसी से मान लीजिए कि राष्ट्रकूट जो है वो आपके हर्षवर्धन से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो लड़ाई नहीं है। इसका चरित्र ही बिल्कुल अलग है। एक किताब है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ब्रिगेडियर एस.के. मलिक की लिखी हुई। वो पाकिस्तान का मिलिट्री डॉक्टर है। यदि किसी ने उसको नहीं पढ़ा तो वो समझ ही नहीं सकता कि आखिरकार इस्लामिक लश्कर का, किसी इस्लामिक आर्मी का आखिरकार उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य सब कुछ जीतने के बाद इस विश्व को समाप्त करने का है। सब कुछ जीतने के बाद उनका कहना है कि हमें इस पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है। उसके बाद उनको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही विकसित राज्य की स्थापना करनी है, नहीं। उसके बाद उनको दे आर सीकिंग एनाहिलेशन। तो हाउ डू यू डील विद अ डेथ कल्ट? You cannot deal with a death cult in the normal fashion. तो आपको ये अपने में स्पष्टता तो लानी पड़ेगी। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि साहब कि नहीं कि अधिकतर तो जो मुस्लिम्स हैं वो बड़े शांतिपूर्ण होते हैं।
मैं भी उससे सहमत हूं। प्रॉब्लम इज नॉट मुस्लिम्स, प्रॉब्लम इज इस्लाम। हमारे जो आज के नीति निर्धारक हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम इज वंडरफुल, प्रॉब्लम इज विद द फॉलोअर्स। मेरा कहना है प्रॉब्लम इज नॉट विद द फॉलोअर्स, द फॉलोअर्स आर जस्ट लाइक यू एंड मी। प्रॉब्लम जो है वो हार्डवेयर के साथ नहीं भाई, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के साथ है। प्रॉब्लम डीएनए के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आरएनए के साथ में। तो ये जो पूरा जो डिस्कोर्स है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसको हमें बिल्कुल स्पष्ट रखने की आवश्यकता है। जी सर, बात करें अफगानिस्तान में तालिबान की, आपके अनुसार इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ने की आशंका है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म? देखिए, इस पे तो हम इसको अधिकतर दो तरह से इसका विश्लेषण करते हैं, और मुख्यतः जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं उसका इसका मिलिट्री टर्म्स में कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका मिलिट्री टर्म्स में बहुत अधिक नहीं मानता, क्योंकि मिलिटरीली ये हमारी जो मिलिट्री है वो कोई अफगान मिलिट्री जैसी नहीं है। क्योंकि अफगान मिलिट्री जो उन्होंने सेटअप की थी उसका वो अमेरिकन मेथड्स अपना के उन्होंने अफगानिस्तान में करके और उसको ऐसी मॉडर्न आर्मी बना दिया विद ऑल द मॉडर्न वेपनरी। मॉडर्न वेपनरी की तो बात यही है कि साहब कि उसका अगर कनेक्टिविटी ख़त्म कर दो तो वो ख़त्म हो गई। हम और आप बात कर रहे हैं, अभी ये वाईफाई सिस्टम बंद हो जाए तो हम आप बात नहीं कर सकते। तो इसी तरह से उनकी सारी की सारी जो मिलिट्री जो डिज़ाइंड थी वो हाई टेक सपोर्ट की बेसिस पे थी। वो हाई टेक सपोर्ट चली गई, वो मिलिट्री कोलैप्स हो गई। तो अच्छा, वो हाई टेक सपोर्ट जो थी वो आउटसोर्स थी, बाहर से थी, भारत के पास ऐसी कोई समस्या नहीं। अच्छा, भारतीय आर्मी की मैन पावर के बारे में भी ऐसी कोई समस्या नहीं। तो मिलिटरीली ऑफ कोर्स वी हैव टू बी ऑन द गार्ड, बट मिलिटरीली दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू अस, न अफगानिस्तान, न पाकिस्तान, न चाइना। समस्या वहां नहीं है। समस्या ये है कि दिस विल गिव अ ह्यूज नैरेटिव बूस्ट to the what is called to the idea, that idea which I often say Pakistan is an idea, Pakistan is not a territory, Pakistan is an idea. तो इस आइडिया को, आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म, आइडिया ऑफ subjugating all other civilizations and idea of marching to the डेथ ऑफ यूनिवर्स, उस आइडिया को जो बूस्ट मिलेगी, दैट इज द रियल डेंजर। एंड अनफॉर्चुनेटली आई फाइंड दैट आवर सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम, आवर parties operating the system, they are not at all prepared for this. And not only they are not prepared for this, they are not even willing to look at that. उनमें ये इच्छा शक्ति भी नहीं है कि वो इसको नैरेटिव के लेवल पर इसको हेड ऑन टैकल करें, और इसको नैरेटिव के लेवल पे हेड ऑन टैकल किए बिना इसका कोई और उपाय भी नहीं है। उसका कारण क्या है? So that is the real danger. मेरा पूछना है कि उसका कारण क्या है कि हम नैरेटिव पे भी क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते, चाहे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो या कोई और भी हो। देखिए, अब उस पे तो अब आप पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे आ जाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी तो पूरी तरह से आप जानते हैं कि वो तो शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। कांग्रेस पार्टी ने तो ब्रिटिश के साथ ही समझौता करके, इट वाज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पावर, उसको भले आप इंडिपेंडेंस कहें या स्वतंत्रता कहें या स्वतंत्रता संग्राम कहें, बट द फैक्ट इज दैट इट वाज अ प्लेन ट्रांसफर ऑफ पावर, ग्रेटिस। आपको कृपा करके एक हिस्सा दे दिया गया और दूसरों को दूसरा हिस्सा उन्होंने चालाकी से ले लिया।
और आपको कृपा पूर्वक एक हिस्सा दे दिया गया। तो उन्होंने जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज थी, जो भी कॉलोनियल नैरेटिव था, उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि वो उनको जो सारा का सारा लाभ था एक देश के रूप में उनको मिल गया, उनके हाथ में आ गया, वो उसी कारण से मिला था। तो इसलिए उन्होंने उसको निरंतर रखा। उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसी बहुत बड़ी भावना थी जिसके अनुसार वो कुछ बनाना चाहते थे। नेहरू जी तो पूरे कम्युनिस्ट थे ही, सभी जानते हैं। आज की डेट में तो वो भेद तो खुल चुका है पूरी तरह से। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है वो भी मुझे लगता है कि वो भी स्टेटस को में ही यकीन रखती है। बल्कि जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कहीं का भी होता है, विशेषकर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स में, वो स्टेटस को ही चलाते हैं। ये एक दुर्बलता है, एक अंतर्निहित दुर्बलता है आपके प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की। और इसीलिए आपने देखा कि ये अमेरिका की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको किस प्रकार से एक व्यवस्थागत रूप से पिछले 50 वर्षों में खोखला किया गया है लेफ्ट द्वारा। इस स्थिति पर ले आए हैं कि अब वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होना भी संभव नहीं रहा है। यानी जिस तरह का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हम आप कर पा रहे हैं, संभवतः उस तरह का डिस्कशन भी वहाँ होना संभव नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो साफ गोई की बात है, उसको दबा दिया गया वहाँ। और लेफ्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वो अपने लिए उसको इस्तेमाल करता है एज अ वेपन, और दूसरे को वो रोकता है। यदि वो जो मैं आपको जिसका संदर्भ दे रहा था, जिस टॉक का जो हमने भी किया था, उसमें बिल्कुल ये स्पष्ट किया था कि कम्युनिज्म क्या है और फ्रीडम क्या है। कि जो भी व्यवस्था जितना अधिक केंद्रीकृत होती है वो उतनी अधिक कम्युनिस्ट है, वो उतनी अधिक लेफ्ट है। और जो भी व्यवस्था जितना अधिक उसको डिस्पर्स करती है वो उतनी फ्री है। भारतीय व्यवस्था युग युगांतरों से सदैव राज्याश्रित नहीं रही है, धर्माश्रित रही है। और धर्माश्रित होने का अर्थ है कि उसके जो लोसाई थे, जो उसके केंद्र बिंदु थे, वो समाज में दूर दूर तक फैले हुए थे। जबकि जहां भी आप देखेंगे जो जितना अधिक लेफ्ट है, चाइना पूरी तरह से केंद्रीकृत है। चाइना में ये टेंडेंसी बहुत पहले से रही है, हजारों साल से रही है केंद्रीकरण की। भारत में विकेंद्रीकरण की एक बिल्कुल नेचुरल टेंडेंसी सी रही है। तो अमेरिका यद्यपि ये अवश्य कहता रहा कि साहब कि हम फ्री हैं, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं रहा कि पिछले 50 वर्षों में किस प्रकार से ग्लोबल लेफ्ट ने कल्चरल मार्क्सिज्म के नाम पर, पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर, आपके रूल्स ऑफ रेडिकल्स के नाम पर, इन सब व्यवस्थाओं को लाकर किस प्रकार आपका फैमिली सिस्टम वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है वो समाज से अलग होकर स्टेट से एक सीधे रिलेशनशिप में आ गया। वो सीधी रिलेशनशिप किसी भी फ्री सोसाइटी में तो चल नहीं सकती। फ्री सोसाइटी में एक इंटरफेस आवश्यक है, जहाँ आपका परिवार होगा, आपका समाज होगा। जैसे भारत में परिवार है, कुल है, कुल के बाद फिर आपका ग्राम व्यवस्था है, और फिर ग्राम व्यवस्था के बाद फिर राज्य व्यवस्था है। और धर्मदंड राज्य दंड पर सदैव भारी है। तो
इस तरह की जो यहाँ एक बड़ी ही सहज, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी ही सहज स्वतंत्र व्यवस्था भारत में सदैव रही है और इसी कारण विकेंद्रीकृत रही है। तो जो हम फ्री वर्ल्ड में जो अब टेंडेंसीज देख रहे हैं वो लेफ्टिस्ट टेंडेंसीज आपको सब जगह दिखाई पड़ेंगी, प्रोग्रेसिवनेस के नाम पर, पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर। आप ये देखेंगे कि आपकी जो फ्रीडम्स हैं, जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं, वो आपसे ले ली जा रही हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका BLM मूवमेंट हुआ अमेरिका में, या आज की डेट में ये वोकिज्म आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? दिस इज एंटी फ्रीडम, लेकिन उसको फैलाया जा रहा है फ्रीडम के नाम पर। तो इसकी समझ आवश्यक है। इसकी समझ के लिए देखिए, सत्ता यदि हमारी सहायता करे तो चीज़ें सहज हो सकती हैं, लेकिन सत्ता सहायता नहीं भी करे तो भी ये समाज को तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि समाज को नष्ट करने की, परिवार को नष्ट करने की, ये सारी प्रवृत्तियां जो हैं हमारे यहाँ भी हैं, और जब वो आती हैं, वो प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे आती हैं, तो उनका प्रतिरोध भी नहीं हो पाता। फेमिनिज्म इज कूल, फेमिनिज्म इज कूल, भले उसका जो मोटिवेशन है वो कुछ हो, भले ही उसका परिणाम जो है वो अत्यंत घातक हो, भले ही जो उसके जो सारे के सारे तर्क दिए जा रहे हों वो खोखले हों, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। आप जैसे ही बोलेंगे तो आपको जो है वो ब्रांड कर दिया जाएगा। आपको ब्रांड कर दिया जाएगा कि साहब आप या तो दकियानुसी हैं, या आप एंटी विमेन हैं, या आप एंटी सोशल तक आपको बताया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो यह समझ कैसे विकसित हो समाज में, यह आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अफगानिस्तान से हमें जो खतरा है, या जो हमें संकट है, वो वैचारिक अधिक है, सामरिक कम है। सर, कई विशेषज्ञ जो है अभी भारत में है या दुनिया में है, उनका मानना है कि तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा उस खोसरान प्रदेश की पूर्ति है, जो एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट भी है। खुरासान की बात कर रहे हैं खुरासान की, बिल्कुल खुरासान की ही बात कर रहे हैं आप। खुरासान तक ही क्यों रुकते हैं? आइडियोलॉजी तो पूरे विश्व पे कब्जा करने की है ना। खुरासान तो एक उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो तो पूरे विश्व पे कब्जा करने का एक प्रयास है। बात कर। और जो उसके आइडियोलॉजी बेसिक तो ये है ना कि पूरे विश्व पे एक अधिकार करके, और फिर आखिरत का दिन आएगा, और आखिरत के दिन में सब है सबको अलॉट कर दी जाएगी जन्नत और जहन्नुम, और उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो जब दुनिया को ख़त्म करने के ये जो तालिबान जो आया है, तो वो कोई अफ़गानिस्तान का विकास करने के लिए थोड़ी आया। उसका तो ये उद्देश्य है कि भाई अब हमने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, ये हमारा एक लॉन्चिंग पैड है, हम यहाँ से पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे, और पूरी दुनिया पर कब्जा करके आखिरत का दिन लाएंगे और दुनिया ख़त्म करेंगे। तो खुरासान इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, नथिंग एल्स। इस पूरे समावेश में गजवाए हिंद को कैसे देखा जाएगा, जो कि ऑलरेडी, देखिए वही वाली बात है कि दैट इज अगेन, क्योंकि अब एक वो गजवाए हिंद की हदीस, हालांकि अरब्स तो मानते नहीं उसको, इट इज कंसिडर्ड टू बी हदीस विच इज अकॉर्डिंग टू देयर थियोलॉजी इट इज कॉल्ड जईफ। जईफ का मतलब होता है वीक, वीक का मतलब होता है नॉन ऑथेंटिक। वो हदीस तो नॉन ऑथेंटिक है, लेकिन ये जो आपके पूरा का पूरा जो इलाका है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इसके सारे मौलाना मौलवी इसको मानते हैं, क्योंकि इट इज़ यूजफुल फॉर देम, ओनली फॉर इट्स यूज। उसको मानते हैं, उसको चलाते हैं,
आखिरकार देवबंद कहाँ है? देवबंद तो तालिबान इज अ देवबंदी मूवमेंट। देवबंद कहाँ है? देवबंद तो आपके यहाँ ही है ना। बिल्कुल। किस सत्ता ने, किस सरकार ने, किस एकेडमिया ने ये जानने का प्रयास किया कि देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है? देवबंद क्या पढ़ाता है? देवबंद कुछ अलग पढ़ाता है क्या? देवबंद की शिक्षाओं के रूट्स कहाँ है? किसी ने फतावा आलमगीरी पढ़ा है क्या? कितने लोगों ने शेख अहमद सरिंदी नक्शबंदी की मकतूबात या उनके जो लेटर्स है या जो उनकी फ़िलासफ़ी है जिसके कारण उनको क़य्यूम की उपाधि दी गई? क़य्यूम का मतलब होता है दुनिया को चलाने वाला। खुदा के बाद जो ज़मीन पर जो होता है चलाने वाला दुनिया को, उसको क़य्यूम कहते हैं। उसको क़य्यूम की उपाधि दी गई, जिसको उसकी जो शिक्षाएं हैं, क्या देवबंद वो नहीं पढ़ाता? शाह वली उल्लाह जैसा गद्दार, जिसने 1761 में मराठों को हराने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, क्या वो देवबंद की प्रेरणा नहीं है? क्या वो भारत भर के जितने भी मुस्लिम उलमा हैं, उनकी प्रेरणा शाह वली उल्लाह नहीं है? नाम तो ले देते हैं जयचंद और मीर जाफर का, जिनको मैं पूरी तरह से इस आरोप से मुक्त करता हूं। और जो असली गद्दार हैं, जिन्होंने वाकई चिट्ठियां लिख लिख के बाहर से आक्रांताओं को बुलाया, शाह वलीउल्लाह, टीपू सुल्तान, इनको भी कुछ नहीं कहना। इनको कहें तो समस्या खड़ी हो जाती है कि साहब कह रहे साहब के हमारे बहुत बड़े। इनको तो सेक्युलर दिखाया जाता है और साथ ही साथ तो इनका दिन भी बड़ी अच्छे से मनाया जाता है। हाँ देखिए, और टीपू जयंती मना रहे थे बहुत दिनों तक तो लोग। बिल्कुल, कर्नाटका की सरकार ने तो मतलब ऐसा जयंती मनाने की कोशिश, ऐसा बड़ा आतताई, ऐसा बड़ा हत्यारा, ऐसा बड़ा बलात्कारी, उसको जो है वो बता दिया गया कि साहब की वो फ्रीडम फाइटर था। अरे भाई, कैसा फ्रीडम फाइटर था? जब उसके ऊपर, जब वो मारा गया था, तो 3 तरफ से उसके ऊपर आक्रमण हुआ था। 3 सेनाओं ने मिलकर आक्रमण किया था। उत्तर से निज़ाम ने, दक्षिण से अंग्रेज़ों ने और पश्चिम से मराठों ने। तो वो किसके विरुद्ध फाइट कर रहा था? मराठों के विरुद्ध फाइट फ्रीडम फाइट हो गई, निज़ाम के विरुद्ध फाइट फ्रीडम फाइट हो गई। अंग्रेज चूंकि सबसे नज़दीक थे, वो सबसे पहले पहुंच गए और उसको मारा। उसके पहले वो तो पहले ही हार चुका था। उसने तो अपने लड़कों को गिरवी रख रखा था अंग्रेजों के पास में। और उसके पहले वो आपके फ्रेंच से मांग रहा था मदद। उनके फ्रेंच आर्मी की टुकड़ियां, फ्रेंच ट्रेनर उसके यहाँ रहते थे। तो फ्रेंच के साथ समझौता जो है वो तो फ्रीडम है, और अंग्रेजों के साथ लड़ाई जो है वो फ्रीडम फाइट है। वाह, क्या नैरेटिव गढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल कर लिया करें। सर मेरा अगला सवाल है कि भारत एक ही समय पे पाकिस्तान और चाइना से कैसे लड़ सकता है? कैसे दोनों के साथ? देखिए, ये विषय कई बार चर्चा में आ चुका है, और चाइना जो है वो भारत से जो लड़ेगा, तो भारत से चाइना की जिस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ाई होनी है, उस भौगोलिक क्षेत्र में भारत और चीन जो है वो बराबर बराबर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की तो लड़ने की कैपेसिटी नहीं है 6 दिन से ज़्यादा। तो पाकिस्तान जो है वो आपको
जिसको कह सकते हैं पिन प्रिक्स कर सकता है। लेकिन लड़ाई तो चीन के साथ जब भी होगी तब होगी, और चीन कभी भी शॉर्ट वॉर में इंडिया से नहीं जीत सकता। ये आप अभी भी देख चुके हैं, बिल्कुल अभी भी देख चुके हैं। जो लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें भी आप देख चुके हैं, शॉर्ट वॉर में वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है वो अत्यंत संदेहास्पद है। संदेहास्पद क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो फैमिली सिस्टम पिछले 50 साल में जो परिवर्तित किया, उसके कारण जो क्वालिटी उनके पास आ रही है, कॉन्स्क्रिप्ट्स इत्यादि जिस तरह से आते हैं, दे आर नॉट रियल फाइटिंग मटेरियल। तो इसलिए वो मुख्यतः उन्होंने कुछ किया भी है पिछले, आप देख रहे होंगे 10-15 साल में उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत भारी मात्रा में इंडक्ट की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेरेन है उसमें टेक्नोलॉजी की भी भारी लिमिटेशन है। तो इसलिए एक शॉर्ट और मीडियम वॉर में आई डू नॉट सी अ प्रॉब्लम। लेकिन भारत को अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वॉर यदि लड़ा जाता है तो वो केवल मिलिट्री कैपेसिटी से नहीं लड़ा जाता। उसमें मिलिट्री कैपेसिटी, उसकी जो टोटल नेशनल कैपेसिटी होती है, वो मिलिट्री कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी और आपकी सोशल कैपेसिटी, तीनों का एक मिश्रण होती है। तो भारत में सोशल कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेसिटी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि सारे भेदभाव बुला के भारत पूरा एक हो जाता है जब भी संकट आता है कोई बाहरी। तो उसमें जो है ये बेचारे जो हमारे जो 5th कॉलमनिस्ट है, उनको भी थक हार के या तो उनको चुप हो जाना पड़ता है या उनको भी साथ में मिल जाना पड़ता है। ये आपने देखा होगा जब भी इस तरह के संकट आए तो। और मिलिट्री कैपेसिटी में इस समय भारत के पास कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम है इकोनॉमिक कैपेसिटी की। मान लीजिए चीन, हालांकि चीन के साथ समस्या ये है कि वो इतना ज़्यादा हाईली स्ट्रंग है कि एक छोटे मोटे सेटबैक्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा जैसे गलवान का एक सेटबैक हुआ तो वो पूरे के पूरे ऊपर तक हिल गए और सब का जो है वो पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया, और उसके इतने प्रेशर में आ गए कि उनको अल्टीमेटली विड्रॉ करना पड़ा। यदि लॉन्ग ड्राउन आउट वॉर होगा तो भारत के लिए समस्या आएगी, लेकिन लॉन्ग ड्राउन आउट वॉर केवल चीन लड़ सकता है, पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं इसको बहुत बड़ी समस्या नहीं मानता। नहीं, पाकिस्तान तो महीने भर में बैंकरप्ट हो जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल जो उसकी हालात हैं, जो उसकी हालात है फिर, और उसकी हालात इस तरह की है कि वो पश्चिम देशों को अनदेखा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इस 2 फ्रंट वॉर को एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट ही मानता हूँ। प्रैक्टिकली इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। जी। अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना, क्या एक वो उन्होंने गलती नहीं की इतनी जल्दी वहां से निकलना, अपने ट्रूप्स को वापस ले जाना? मूर्खतापूर्ण कार्य है। आपके ट्रूप्स थे ही कितने, 2500 ट्रूप्स थे वहां पे। बिल्कुल। आप मतलब 20 साल आपने 9/11 के बाद अपने ट्रूप्स भेजे और आज वहीं फिर हालात आ गए 20 साल के बाद भी। इन 20 सालों में क्या पाया? साउथ खोया ही कोरिया खोया है, में, पाया तो कुछ नहीं है। साउथ कोरिया में 25,000 से ज्यादा ट्रूप्स इनके आज 60 साल से हैं। वहां से क्यों नहीं निकालते? यहाँ आपको 2500 ट्रूप्स निकालने की आवश्यकता पड़ गई थी। और वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वॉर जो है नैरेटिव का वॉर हारा गया है। ये जो डिबिकल आप देख रहे हैं वो नैरेटिव के कारण हुआ है। और वो नैरेटिव ये है कि साहब कि नहीं ठीक है, हम इनको वी कैन बाय देम ऑफ, वी कैन ब्रिंग देम इनटू आवर मेन स्ट्रीम। अरे भाई नहीं कर सकते आप। दे आर अ डेथ कल्ट, तालिबान आर अ डेथ कल्ट। यू कांट विन डेथ कल्ट्स ओवर। उसको डेथ कल्ट को खत्म करने के लिए आपको जो एंटी डेथ कल्ट आपके नैरेटिव्स हैं उनको प्रमोट करके करना पड़ेगा। तो जरूरत यह है कि आप पूरे विश्व में जो आपके ये जो थियोलॉजी है
इस थियोलॉजी को आप हेड ऑन टेक ऑन करें, वो कोई करेगा नहीं। उसमें फिर वो सब सेक्युलर हो जाते हैं, सारे के सारे पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं। आप जब तक वो नहीं करेंगे आप कभी नहीं जीत सकते इनसे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। It was a nice discussion on the topic. Thank you very much. And thank you all the viewers. थैंक यू। Thank you.